गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था पार्ट 4 वाले वीडियो में कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसके अंदर मैंने आपको उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के बारे में समझाया था और एक वाणिज्य होता है यानी कि कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। अब वाणिज्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्स हमारा क्या होता है। तो कॉमर्स यानी कि वाणिज्य से आशय, मीनिंग ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य व्यवसाय क्रियाओं का वह अंग होता है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय तथा इससे संबंधित सभी क्रियाओं का समावेश किया जाता है। वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना और उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसका हस्तांतरण, एकत्रीकरण और संग्रहण और बीमा, वित्तीय व्यवस्था आदि करना होता है। वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी सभी कार्य वाणिज्य में आते हैं। तो इंडस्ट्री के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करना है, रॉ मटेरियल खरीदना और उसको बनाकर उसका क्रय विक्रय करना, ये सारी चीज़ें वाणिज्य के अंतर्गत आती है। ये सारी चीज़ें उद्योग के अंतर्गत आती हैं। और उद्योग के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपका प्राथमिक उद्योग क्या होता है, द्वितीयक उद्योग क्या होता है, तृतीयक उद्योग क्या होता है, उसके अंतर्गत निर्माणी उद्योग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कॉमर्स के अंतर्गत हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जो होता है वो उससे संबंधित सारी जो क्रियाएं होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती है। जैसे कि अगर किसी भी वस्तु को अगर बेचना है तो उसके पहले हमको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। उसका बीमा माल को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके पहले उसका बीमा करवाना पड़ता है। और किसी भी जो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उनको फाइनेंस की व्यवस्था करवाना पड़ती है, यानी कि उन्हें किसी प्रकार से लोन उपलब्ध करवाना पड़ता है और तभी वो अपने कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। उपभोक्ता तक किसी भी वस्तु को पहुंचाना किसी भी तरीके से, जैसे कोरियर सेवा, भंडारण सुविधा, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हमारे यहाँ बनती है तो वो एकदम से तो बिकेगी नहीं, उसे हमको क्या करना पड़ता है कि लंबे समय के लिए रखना भी पड़ता है। तो उसके लिए भंडारण की व्यवस्था भी कॉमर्स का ही एक हिस्सा होता है। भंडारण यानी कि गोदाम, वेयर हाउस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वाणिज्य की क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है उसे एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। ग्राहकों को प्रोटेक्शन देने के लिए हम उनको क्या करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस यानी कि माल खरीद बेचने के बाद की सर्विसेज भी उनको फ्री में दिलवाते हैं। इसी प्रकार से हम उनका मार्केटिंग भी करते हैं ताकि वस्तु उनको अच्छे से अच्छे प्राप्त हो जाए और उन्हें उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे वाणिज्य के अंतर्गत आती है। अब हम वाणिज्य को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आगे। अब वाणिज्य की विशेषताओं के द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कैरेक्टरिक्स, सबसे पहले हमको इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमको दिया हुआ है प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का सहयोग है जो माल को बनाने और खरीदने और बेचने और हस्तांतरित करने से संबंधित होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमर्स के अंतर्गत क्या होता है कि माल को बनाने से लेकर बेचने तक और जब तक वस्तु ग्राहक के पास ना पहुंच जाए जब तक सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार व्यापक अर्थ में वाणिज्य से आशय वस्तुओं के आदान प्रदान से और है, और इसमें वे समस्त व्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं जो आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती हैं। तो आदान प्रदान यानी कि क्या हो गया कि वस्तुओं और सेवाएं एक दूसरे व्यक्ति को, मतलब जो माल बना रहा है, जो माल बेच रहा है, वहाँ से लेकर माल खरीदने वाले तक जानी चाहिए और उसके बीच में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। वाणिज्य का अब आपको वर्गीकरण देकर रखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। इसके दो तत्व होते हैं, एक होता है व्यापार और एक होता है व्यापार के सहायक तत्व, यानी कि बिजनेस और ट्रेड, और उसके बाद होता है इसके सहायक तत्व, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इसके
सहायक तत्वों को हम बोल सकते हैं कि इसके सब्सिडायरी या सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं आप। अब व्यापार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। व्यापार क्या होता है ये तो आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है कि माल को दूसरे लोगों को बेचा जाता है, जिसको ट्रेड बोलते हैं। इसमें क्रय विक्रय शामिल होता है, एक व्यक्ति से माल खरीद कर दूसरे व्यक्ति को बेचना, ये सारी चीज़ें व्यापार के अंतर्गत आती है। अब व्यापार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है देशी व्यापार, एक होता है विदेशी व्यापार, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रिटेलर्स यानी कि फुटकर व्यापार, और एक होता है होलसेलर यानी कि थोक व्यापार। उसके बाद विदेशी व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड, और इसमें री एक्सपोर्ट ट्रेड भी इसमें आता है। अब व्यापार के सहायक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, वेयर हाउस, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इनको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि व्यापार का मीनिंग क्या होता है। तो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार कहलाएगा। ये मैं एक डेफिनेशन आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का जब हम क्रय विक्रय करते हैं लाभ कमाने की दृष्टि से, मतलब हमें अगर किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो हमें उससे लाभ होना चाहिए, तो ही वो व्यापार की श्रेणी में आता है। आज से कुछ साल पहले तक गाँव में या शहरों में या हमारे पड़ोसों में आज भी जो वस्तु विनिमय होता है, मतलब कि एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से एक्सचेंज कर देते हैं, या कोई भी वस्तु हम दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं बिना किसी पैसे के, तो वो हमारे बिजनेस की श्रेणी में यानी कि ट्रेड की श्रेणी में नहीं आता है, व्यापार की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें वस्तु को खरीदने बेचना और इसमें मनी एक्सचेंज होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तभी वो हमारा ट्रेड कहलाता है। इसके फीचर्स जो हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें दो पक्षों का होना बहुत आवश्यक होता है। इनके बीच में मुद्रा का लेन देन होना चाहिए, फाइनेंशियली एक्सचेंज होना चाहिए। एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है, यानी कि एक परचेसर और एक सेलर। जब तक परचेसर और सेलर नहीं होंगे तो ट्रेड यानी कि व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि बिना विक्रेता के क्रेता किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो माल खरीदेंगे किस व्यक्ति से, और अगर विक्रेता है क्रेता नहीं है तो वो माल किस व्यक्ति को बेचेंगे। तो इसलिए दोनों पक्षों का होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हस्तांतरण। वस्तुओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाना हस्तांतरण कहलाता है। विक्रेता के पास से वस्तु क्रेता के पास जाती है तो हस्तांतरण व्यापार की विशेषता है। हस्तांतरण का हम मीनिंग ले सकते हैं, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है जिसने माल खरीदा है, उस व्यक्ति को जो माल बेच रहा है बंदा, उस व्यक्ति को देना पड़ता और उसके घर तक उसको पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम कोई मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं दुकान से, तो वो उसमें हालांकि भाड़ा जोड़ देता है, कैरेज जोड़ देता है, लेकिन वो हमारे घर तक उसको पहुंचाने की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, वैधानिकता। वस्तुओं का हस्तांतरण वैधानिक होना चाहिए, यानी कि ये एकदम लीगल हो। यदि विधान का उल्लंघन करके हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमारा व्यापार मान्य नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो एक दारू का जो ठेका होता है, वहाँ पर जो होता है दारू बेचना लीगल है, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या करा है कि किसी भी सरकार से, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हमने उसका लाइसेंस प्राप्त किया है और वहाँ हम दारू बेचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उसे
इलीगल तरीके से एक पेटी खरीद कर अगर हम हमारे किराने की दुकान से या हमारे घर से हम उसको बेच रहे हैं विदाउट लाइसेंस, तो वो क्या होता है, इलीगल वर्क माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ की प्राप्ति। विक्रेता द्वारा वस्तुओं का विनिमय लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है, अतः विक्रेता द्वारा हस्तांतरित वस्तु पर लाभ होना व्यापार की मुख्य विशेषता होती है। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी मीनिंग में भी बताया है कि लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से जब क्रेता और विक्रेता में किसी भी माल का लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है या मनी का एक्सचेंज होता है, तो वो ट्रेड कहलाता है। तो यही एक इसका गुण है कि इसमें लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। अब अगर हम इसको बिना लाभ के अगर कोई कार्य करें जहाँ पर हमें मन की संतुष्टि मिल रही है लेकिन हमें लाभ मुद्रा में नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारा बिजनेस नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक अनाथ आश्रम में जाकर अगर हम कोई भी वस्तु, पैसा, कपड़े, खाना दान करके आ जाते हैं तो हमें उससे मन की शांति तो जरूर मिलेगी, लेकिन किसी प्रकार से मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो ट्रेड नहीं कहलाएगा। वाणिज्य काम, ये एक प्रकार से ट्रेड जो होता है वो एक कॉमर्स का विभिन्न अंग होता है। वाणिज्य क्रियाओं के अभाव में कोई भी व्यवसाय व्यापारिक गतिविधि संपन्न नहीं कर पाएगा। अगर कॉमर्स के जो सब्स्टिट्यूट वर्ग मैंने आपको बताए हैं, अगर वो इसकी गतिविधियों में नहीं आते हैं, जैसे हम एक बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बैंकिंग सेवाएं नहीं है, बैंकिंग हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमारे बिज़नेस का बीमा नहीं है यानी कि इंश्योरेंस नहीं है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसी से फ़ोन पर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको लेटर नहीं लिख पा रहे हैं, हम उसे कोई भी चीज़ मेल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये हमारे बिजनेस को संपन्न नहीं कर सकते हम, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट होना ज़रूरी होता है बिज़नेस के अंतर्गत। वेयर हाउस हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट जरूरी होती है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस में नहीं है तो हम बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं कि व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है देशी और एक होता है विदेशी। अब इसके अंतर्गत भी हमारे पास क्या है कि अलग अलग पॉइंट है। जो इंटरनल ट्रेड होता है वो एक तो एरिया वाइज होता है, बेस ऑफ एरिया, और एक होता है बेस ऑफ क्वांटिटी। तो एरिया वाइज में भी ये 3 प्रकार से हो जाते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है स्टेट और एक होता है नेशनल। और क्वांटिटी के आधार पर ये रिटेलर्स और होलसेलर। और इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो 3 प्रकार के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट, ये बिजनेस होते हैं। अब इनको थोड़ा सा आप डिटेल में हम आगे पढ़ लेते हैं। तो इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रेड सीधा सिंपल सी, हम अगर इसकी इक्वेशन या इसकी सिंपल सी एक मीनिंग बताएं तो किसी भी देश के सीमा के अंदर जब हम किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा देशी व्यापार कहलाएगा, यानी कि वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। मतलब किसी देश की सीमा के अंदर, हमको देश के बाहर नहीं जाना है। जैसे हमारे इंडिया में हम कोई भी वस्तु अगर बेचते हैं तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। उसके बाद ये जो हैं 2 प्रकार के हैं, तो मैं आपको एरिया वाइज बताता हूँ। एरिया वाइज में जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सबसे पहले लोकल होता है। लोकल बिजनेस यानी कि ऐसा बिजनेस जो किसी एक शहर या एक गांव या एक कस्बे में ही होता है, मतलब कि एक शहर की सीमा के अंदर जो व्यापार हो रहा है या एक पर्टिकुलर गांव की सीमा के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो लोकल बिजनेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, दूध और दही और फल सब्जी का जो व्यापार होता है वो हमारे एरिया में होता है, मतलब कि एक कॉलोनी, एक लोकल सिटी या एक गांव में ये होता है, क्योंकि इनकी प्रकृति यानी कि इनका नेचर क्या होता है कि ये शीघ्र नाशवान, यानी कि ये जल्दी से नष्ट हो जाती है। और इसको हम
ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकते, इसको हम वेयर हाउस में रख नहीं सकते। तो ये क्या होता है, जल्दी से ख़राब हो रहा है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है कि एक ही एरिया में इसको बेचना पड़ता है। जैसे कि एट एग्ज़ाम्पल अगर हम बिज़नेस की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंदौर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंदौर में कोई भी ऐसी वस्तु जो, जैसे कि इंदौर में मैक्सिमम अगर हम बात करें तो कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो सिर्फ इंदौर में ही बिकती है, इंदौर के बाहर वो चीज़ें चलन में नहीं होती हैं। प्रांतीय व्यापार यानी कि स्टेट होता है। स्टेट का मतलब ये होता है कि जब एक स्टेट का बिजनेस दूसरे स्टेट, मतलब कि दो स्टेट के मध्य हो रहा है, जिसको इंटर बिजनेस भी कहा जाता है, इंटर स्टेट बिजनेस भी कहा जाता है, कि दो अलग अलग प्रकार के स्टेट हैं, एक ही देश में है लेकिन स्टेट अलग अलग है, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय। उदाहरण के तौर पे जैसे इंदौर और जबलपुर के बीच के क्रेता और विक्रेता यानी कि जो व्यापारी हैं उनके बीच में किसी प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय अगर होता है तो वो हमारा स्टेट बिजनेस, स्टेट ट्रेड कहलाता है। अब राष्ट्रीय व्यापार की बात करूँ मैं, जो नेशन यानी कि एक पूरे देश में इसका क्रय विक्रय फैला हो। जैसे हमारा सोने का व्यापार हमारे पूरे भारत देश में फैला है, साड़ी का व्यापार हमारे पूरे भारत देश में फैला है। तो ये हमारे राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। मात्रा के आधार पर व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार, यानी कि होलसेलर और रिटेल ट्रेड। होलसेलर क्या होता है कि जब एक विक्रेता बहुत बड़ी मात्रा में किसी वस्तु का क्रय विक्रय करता है तो वो क्या कहलाता है, थोक विक्रेता कहलाता है, यानी कि होलसेलर कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु रखी रहती है। अब इसका जो अंदर ज़्यादा डिटेल है वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं आपको होलसेलर के बारे में ज़्यादा डीप में बताऊंगा कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। आज मैंने छोटी सी इसकी एक डेफिनेशन दी है कि एक बड़ी मात्रा में किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना थोक व्यापार कहलाता है। थोक व्यापारी कहलाते हैं जो एक बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं और उनको छोटी छोटी मात्राओं में फुटकर व्यापारी को बेच देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, थोक व्यापारी कहलाएंगे। फुटकर व्यापारी क्या होते हैं कि ये लोग फुटकर व्यापारी लोग क्या करते हैं कि थोक व्यापारी से माल खरीदते हैं, फुटकर व्यापारी कहलाएंगे जो छोटी छोटी मात्रा में माल खरीदते हैं और व्यापार करते हैं। और ये लोग क्या होते हैं कि अपने उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार विक्रय करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक किराने की दुकान होती है, एक सब्जी मार्केट होता है, तो वो लोग क्या होते हैं कि जो होलसेलर होते हैं उनसे बड़ी मात्रा में, मतलब उनके हिसाब से बड़ी मात्रा है वो, तो छोटी छोटी मात्रा में 10-10, 15-15 किलो की मात्रा में वो चीज़ें लेकर आएंगे और हमें आधा किलो 1 किलो के भाव में हमको वो चीज़ें बेचना शुरू करते हैं। सेकेंड, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ट्रेड की, जो फॉरेन बिजनेस हमारा कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, जब दो देशों के मध्य कोई व्यापार होता है तो वो विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे इंडिया और चाइना, इंडिया और अमेरिका, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं। एक होता है इंपोर्ट ट्रेड, जब स्वदेश क्रेता और विदेश विक्रेता होता है, मतलब कि हमारे देश से कोई वस्तु जब हम दूसरे देश को बेचते हैं
सॉरी, जब हम दूसरे देश से कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्ट ट्रेड कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से दवाइयाँ एवं रसायन आदि मंगाते हैं तो हमारे देश का आयात व्यापार है। दवाइयाँ हमारे भारत देश में अगर बाहर से आती है, खरीदते हैं हम बाहर से, तो वो हमारे लिए इम्पोर्ट ट्रेड कहलाएगा। इसी का उल्टा होता है कि जब हम क्या करते हैं कि स्वदेश विक्रेता है, यानी कि हम किसी दूसरे देश को हमारी कोई वस्तु बेच रहे हैं तो वो हम एक्सपोर्ट व्यापार करते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट आएगा आयात निर्यात व्यापार। आयात निर्यात व्यापार क्या होता है कि इस प्रकार के व्यापार में अगर हम बाहर से कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसे ज़्यादा लाभ लेकर किसी तीसरे देश को हम बेच रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटर एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आप इसको मैं पढ़कर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्यापार के सहायक तत्व भी मैं आपको बता देता हूँ जिनके बिना बिजनेस की कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है। जैसे यातायात के साधन, अगर हमारे पास यातायात के साधन नहीं हो, जैसे रेल, ट्रक, समुद्री जहाज, वायुयान अगर नहीं होते हैं तो हम किसी भी व्यापार को सुगमता से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कच्चा माल जो होता है वो खरीदना होता है। और कभी कभी ये होता है कि अगर आपका इंदौर शहर में कोई बिज़नेस है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका रॉ मटेरियल सपोज हमारे देश में ही केरल में हो या हमारे देश में ही पश्चिम बंगाल में हो, तो हम उसको हाथ में तो उठा के ला नहीं सकते जब तक हमारे पास रेल यानी कि ट्रेन, ट्रक, समुद्री वाहन या हवाई जहाज की अगर किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो तो हमारा ये बिज़नेस नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रकों में रात रात में माल भर के दूसरे स्टेट में पहुंचा दिया जाता है, तो ये यातायात के साधन ही हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कम्युनिकेट यानी कि कोरियर सर्विस भी होना चाहिए। अगर कोरियर सर्विस नहीं होगी, एसटीडी पीसीओ नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि किसी प्रकार के बिजनेस को ज़्यादा सुविधा अगर नहीं मिलती है तो वो हमारे व्यापार नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्विगी, ज़ोमेटो और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये कुछ ऐसे बिजनेस है जो कि कोरियर सेवा के बिना इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर कोरियर सेवा उत्पन्न नहीं हो तो ये बिजनेस चल ही नहीं पाएंगे। बैंकिंग सेवाएं, बीमा कंपनी और गोदाम या भंडारण। बैंकिंग सेवाएं, जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में जो भी व्यापारिक लेन देन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, चेक के द्वारा होते हैं। अगर आपके पास जो है बैंक की सुविधा ना हो, व्यापारी के पास अपना खुद का करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ना हो, तो कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यापारी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना करंट अकाउंट ओपन करे। अब करंट अकाउंट अगर वो ओपन नहीं कर पा रहा है, सेविंग अकाउंट ओपन करके वो अगर बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसका बिज़नेस में कहीं ज़्यादा बाधाएं उसको होगी, क्योंकि करंट अकाउंट में ही आपको एक दिन में कई बार पेमेंट जमा करने और निकालने की सुविधाएं उत्पन्न होती है। सेविंग अकाउंट में ये सुविधाएं आपको नहीं होती है। अब ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होते हैं, मैं अपने नेक्स्ट चैप्टरों में आपको मैं इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा। बीमा कंपनी, बीमा कंपनी के द्वारा भी बिजनेस, बीमा कंपनी के बिना भी बिजनेस क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस में जो होता है वो जोखिम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे बिजनेस में जोखिम एक अनिवार्य तत्व है। अगर बिजनेस में जोखिम है तो उससे हमें दिक्कत भी होगी और हमारे बिजनेस को नुकसान भी होगा, लेकिन हम इस नुकसान को कम कर सकते हैं बीमा के द्वारा। अगर हम हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लें तो बीमा कंपनी के द्वारा हमें थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हमारा बिजनेस का नुकसान कम होता है। एक होता है गोदाम या भंडारण, जिसे हम वेयर हाउस बोलते हैं। हमारे देश में
क्या होता है कि जब वो कोई वस्तु बनती है तो इसे स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि एक समय पर बहुत सारी वस्तु हमारे यहाँ बिक नहीं सकती। ये सरकार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है कि संकट के समय जनता की मांग के आधार पर इन सब चीज़ों को सुरक्षित जब हमने वेयर हाउस में रखा है तो हम ये जनता को बांट सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में कोरोना काल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए सारी चीज़ें जो हैं, अनाज जो भी हैं फ्री में बांटा है। अब इतना अनाज आया कहाँ से था? तो इतना अनाज जो था, सिंपल सी बात है, ये वेयर हाउस का ही एक आपको एक एग्जांपल है कि इतना अनाज हमारी भारत सरकार ने क्या करा था कि सजे कर रखा था। मतलब कि जितना हम खा सकते हैं उतना तो ठीक है, हमने साल भर में खाया और हमने बाहर एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन हमने हमारी संकट की स्थिति से उभरने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो वेयर हाउस में सजे कर रखी थी, जो कि हमें काम आती हैं। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे और लर्न करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।